हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित आपके लिए फिर से वही प्रैक्टिस सेट की जो श्रृंखला हमारी चलती है एग्जामिनेशन के पहले, वो आज फिर से है और आज इसका ये दूसरा पार्ट है। मैं कई बार आपको ये समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि प्रैक्टिस सेट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कुछ नए बच्चे भी होते हैं जिन्होंने पहले कभी कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है। हो सकता है वो पहली बार पेट के एग्ज़ाम में बैठ रहे हों, तो उन्हें इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, क्योंकि 2 बार पेट कंडक्ट हो चुका है और दोनों बार के हम प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे, प्रीवियस ईयर कराएंगे, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यूपी ट्रिपल एससी पेट में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है। तो आइए देखते हैं, टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद किए बगैर, कि पिछले वर्ष में किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे पेट एग्जामिनेशन में आयोग ने हमसे पूछे थे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश संगमरमर पर पित्रा ड्यूरा या पित्रा दूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ, ये आप अच्छे से जानते हैं कि वो टाइम था, शाहजहां का टाइम था, जिस वक्त ये क्या था, पित्रा द्यूरा की जो रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम होता था, ये शाहजहां के टाइम पे होता था। किसके टाइम पर होता था? शाहजहां के टाइम पर ये रंगीन पत्थरों की जड़ाई का काम होता था। उनके उस पे क्या कहते हैं, जो सिंहासन हुआ करते थे, उस पे भी ये सारी चीजें हुआ करती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग हुआ। किसका? तांबे का। किसका उपयोग हुआ है? तांबे का पहली बार उपयोग हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज कॉपर वॉज फर्स्ट यूज्ड। तो ये आपका कौन सा था? मध्य पाषाण युग था, या ताम्र पाषाण युग था, या पुरा पाषाण युग था, या नव पाषाण युग था। ठीक है, इस तरीके से कई युग है। इसमें पत्थर का इस्तेमाल होता था। गेहूं जौ का पहली बार कब हुआ, लोहे का कब हुआ, तांबे का कब हुआ। तो ये आपका कब हुआ? तांबे के बारे में आपसे पूछा है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ताम्र पाषाण युग, मतलब कि आपका आंसर नंबर बी जो है वो सही है। ना तो ये मध्य पाषाण में हुआ था, ना ये पुरा पाषाण युग में हुआ था, ना तो ये नव पाषाण युग में हुआ था। ये कब हुआ था? आपका ताम्र पाषाण युग में। किस चीज का इस्तेमाल हुआ था पहली बार? तांबे का। किसका इस्तेमाल हुआ था? कॉपर या तांबा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? किसका? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कश्मीर में हुआ था, या गया में हुआ था, या राजगीर में हुआ था, या फिर पाटलिपुत्र में हुआ था। तो इसका जवाब आपको देना है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थल पर हुआ था, पहली वाली का। तो आपका सीधा सा जवाब होगा, इसका आयोजन हुआ था राजगीर में। कहां पर हुआ था? राजगीर में। ठीक है, निम्नलिखित में कहां हुआ था प्रथम बौद्ध संगति? राजगीर में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। क्या नाम था? देवनाम प्रियदर्शी था। ये किसका था? ये सबको पता है, बहुत बार आपने पढ़ा है। ये हमारे द ग्रेट, किसका नाम था? द ग्रेट अशोक का नाम था। समझ गए? किसका नाम था? द ग्रेट एम्परर अशोक का, मौर्य सम्राट अशोक का नाम था देवनाम प्रियदर्शी। ठीक है, ना तो ये चंद्रगुप्त का था, ना तो गौतम बुद्ध का था, ना भगवान महावीर का था। ये आपका किसका था? मौर्यन एम्परर अशोक का, मौर्य सम्राट अशोक का नाम था। नेक्स्ट देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर किसका शासन था? गुप्त सम्राट का था, या मौर्य सम्राट का था, या मुगल सम्राट का था, या फिर शुंग सम्राट का था? तो ना तो गुप्त साम्राज्य का था, ना तो मौर्य सम्राट का था, ना तो शुंग सम्राट का था। ये किसका था? आपके मुगल एम्परर थे। कौन थे? मुगल एम्परर, यानी कि मुगल सम्राट। जब भारत पर अंग्रेजों का क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, स्थापना हुई थी, तब किसका था? किसके शासन में हुआ था? ये मुगल सम्राट थे उस वक्त, या मुगल साम्राज्य था उस वक्त। ये सारी चीजें हुई थी। सारी चीजों का मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अगला देखिए,
भूदान ग्रामदान। क्या था ये? भूदान ग्रामदान। ये किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? विनोबा भावे के, एम.के. गांधी के, जयप्रकाश नारायण या आचार्य कृपलानी। तो ये किसके उसमें हुआ था? भूदान आंदोलन जो हुआ था ये विनोबा भावे के टाइम पे हुआ था और उनके नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? विनोबा भावे। विनोबा भावे के मतलब नेतृत्व में या उनके द्वारा शुरू किया गया था कौन सा आंदोलन? भूदान ग्रामदान आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? कब? जब दांडी नमक यात्रा हुई थी उस वक्त किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन जो हो रहे थे उसमें सिर्फ पुरुषों को सीमित न रखने का, मतलब सिर्फ पुरुषों को शामिल करें, औरतों को, बच्चों को, जिसको भी नहीं शामिल करना है, उन्होंने राजी किया कि आपको सबको शामिल करना है। पुरुषों के अलावा भी आप किसी भी आंदोलन को सिर्फ पुरुष तक सीमित ना रखें। तो किस सामाजिक कार्यकर्ता ने इस बात पे इनको राजी किया था? क्या वो पंडिता रमाबाई थी, या कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, या मैडम कामा थी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय थी जिन्होंने गांधी जी को ये कहा कि जो भी आंदोलन है वो सिर्फ पुरुषों तक सीमित ना रहें बल्कि उसमें सब लोग हिस्सा लें। ठीक है, महिलाएं हों, बच्चे हों, सब लोग उसमें हिस्सा लें। ठीक, फिर देखिए, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किसकी? राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति जो थी किस क्रांति के साथ हुई थी? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? औद्योगिक क्रांति के साथ हुई थी, अमेरिकी क्रांति के साथ हुई थी, रूसी क्रांति के साथ हुई थी, या फिर फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी? तो ये किसके साथ हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। Which among the following act of the government led to the creation of the Sindh province from Bombay? इसका मतलब कि सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? किससे हुआ? बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या फिर वेवल योजना 1945, क्रिप्स मिशन, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ये किसके द्वारा हुआ था? ये हुआ था आपके भारत सरकार अधिनियम 1935। किसके द्वारा हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली। क्या? चलो दिल्ली किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, भगत सिंह ने दिया था, या चंद्रशेखर आजाद ने दिया था? ये सबको पता है, जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है सबको ये मालूम है। ये बहुत फेमस नारा था, दिल्ली चलो या चलो दिल्ली। ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, दिल्ली चलो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? क्या? आर्थिक कारक नहीं है। समझ गए? क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इकोनॉमिक फैक्टर फॉर इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? तो इसमें से कौन सा? शहरीकरण, या खनिज, औद्योगिकरण, या फिर पानी की उपलब्धता? तो शहरीकरण भी एक प्रमुख कारण है, खनिज भी है, औद्योगिकरण भी है, लेकिन आपका नहीं पूछा है। तो नहीं आपका क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इसका मतलब पानी की उपलब्धता। ठीक है, पानी की उपलब्धता ऐसा है जो कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है। समझ गए? नेक्स्ट देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच में स्थित है? माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इन लोकेटेड बिटवीन व्हाट? तो किसके बीच है? भारत और नेपाल, भारत और भूटान, नेपाल और तिब्बत, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दिस इज वेल नोन आंसर, दैट इज नेपाल एंड तिब्बत। ठीक है, नेपाल और तिब्बत के बीच में क्या स्थित है? माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, फिर ध्यान से देखिए,
विच एमंग द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर अक्टूबर हीट इन इंडिया। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र, या फिर उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, या फिर निम्न वेग हवाएं, या फिर गर्म और शुष्क मौसम। तो भारत में जो कि अक्टूबर में गर्मी होती है उसका मुख्य कारण होता है हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद हाई ह्यूमिडिटी। इसका मतलब है कि उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। ठीक है, क्या है इसका मेन रीजन अक्टूबर हीट का? यह है आपका आर्द्रता, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान जो है वो भारत में अक्टूबर में होने वाली हीट का कारण है। ठीक, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी बाय व्हाट? भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से कितना आगे है? तो ये आगे है 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, कितने घंटे? भारतीय मानक समय जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। Which among the following was a part of the Green Revolution strategy? इसका मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, मतलब रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, या फिर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, इरिगेशन मतलब सिंचाई, और फिर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से हरित क्रांति की रणनीति का कौन हिस्सा था? तो ये सारी चीजें क्या था? हरित क्रांति का हिस्सा था। ठीक है, ये सारी चीजें क्या था? हरित क्रांति का हिस्सा था आपका। इरिगेशन भी था, सिंचाई जो उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज भी थे, रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी भी थे। ये सारी चीजें हरित क्रांति की रणनीति या स्ट्रेटेजी का हिस्सा थे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार? दिस इज द वेल नोन क्वेश्चन, और ये बार बार सवाल अलग अलग एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। आपके पेट 2022 में भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? द फाइनल अप्रूवल टू द 5-year प्लान ऑफ इंडिया वॉज गिवन बाय होम एमंग द फॉलोइंग? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस सेक्रेटरी, या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? भारत के उपराष्ट्रपति देते हैं, या वित्त सचिव देते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद देते हैं, या फिर वित्त मंत्रालय देता है? किस चीज के लिए भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। कौन देता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसका मतलब है राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एट द इनिशियल स्टेज ऑफ एनी डेवलपिंग इकोनॉमी द मेजॉरिटी ऑफ एक्टिविटीज बिलोंग टू द सेक्टर। विच सेक्टर? किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां इस क्षेत्र से संबंधित होती हैं। किस क्षेत्र से होती हैं? सेकेंडरी, प्राइमरी, टेरिटरी, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी। तो जो भी होता है सबसे पहले प्राथमिक। ठीक है, प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से होती हैं? प्राइमरी मतलब प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल बैंक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल बैंक? निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? HSBC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, या फिर सिडबी? तो इसमें से जो आपका सिडबी है, ठीक है, ये जो सिडबी है ये आपका क्या है? वाणिज्यिक बैंक नहीं है, या फिर कमर्शियल बैंक नहीं है सिडबी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज एस्टैब्लिश्ड बाय पासिंग अ स्पेशल लॉ अंडर पार्लियामेंट? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? या फिर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, या फिर नन ऑफ दिस? इसमें से क्या होगा? विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम, एकल स्वामित्व, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका हो जाएगा ये वैधानिक निगम। ठीक है, क्या हो जाएगा? वैधानिक नियम।
नेक्स्ट देखिए, इन द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया हु अमंग फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। क्या है? भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? द वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो आपका ये नहीं शामिल होता है। कौन? द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं आपके भारत की संघ कार्यकारिणी में शामिल नहीं होते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज अबाउट एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? या 120, 122, 118 या फिर 124? तो आपका जानते हैं आप कि 124 आर्टिकल नंबर जो है, यही अनुच्छेद जो है वो किसके लिए है? भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में होता है। फिर देख लीजिए, हैव द पावर ऑफ इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट। किसके पास होता है मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति? द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालयों के पास, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्यों के पास, या द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास, या फिर इनमें से कोई नहीं। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। किसके पास होती है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इन इंडिया द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये किसके अधीन होता है? ये भारत के गृह मंत्रालय के अधीन होता है। किसके होता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इट मींस गृह मंत्रालय के अधीन होता है। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू सेट अप अ हाई कोर्ट इन एनी यूनियन टेरिटरी। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो ये किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, या फिर नन ऑफ दीज। तो किसी भी यूनियन टेरिटरी में स्थापित करने का अधिकार किसके पास होता है? पार्लियामेंट यानी कि संसद के पास होता है। किसके पास होता है? संसद के पास यानी कि पार्लियामेंट में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? वनस्पति रेशा जो हमें कैसे मिलता है? प्लांट फाइबर जिसको कहते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट फाइबर, मतलब पेड़ पौधों से मिलने वाला रेशा या फाइबर नहीं है। तो कॉटन तो पेड़ से मिलता है, फ्लैक्स भी पेड़ से मिलता है, जूट भी मिलता है, लेकिन नायलॉन जो होता है वो क्या होता है? आर्टिफिशियल फाइबर होता है। क्या होता है ये? नायलॉन आर्टिफिशियल फाइबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द कलर्स ऑफ द स्टार डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रेशर पर या दबाव पर, या फिर इट्स टेम्परेचर उसके तापमान पर, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ पृथ्वी से दूरी, पॉल्यूशन ऑफ द एयर या फिर वायु प्रदूषण से। तो जो भी तारों का रंग होता है, तारों का रंग हमेशा किस पे डिपेंड करता है? उसके तापमान पर डिपेंड करता है। ठीक है, या निर्भर करता है। तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। तो इसका जवाब ये सही हो जाएगा, तारों का तापमान। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? विच अमंग द फॉलोइंग गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो आपका आ गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको CNG कहते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, या फिर ग्रीन हाउस गैस, या फिर पाइप्ड नेचुरल गैस, या फिर आपका ऑक्सीजन। तो आपके लिए क्या हो जाएगा? कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो आपकी हो जाती है ये ग्रीन हाउस गैसेस। कौन सी गैस? ग्रीन हाउस गैस। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया जो है आपका, निमोनिया अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। निमोनिया आपके किस अंग को प्रभावित करता है? तो क्या लंग्स को करता है, हार्ट को करता है, किडनी को करता है, या फिर लीवर को करता है? तो निमोनिया आपका क्या करता है? लंग्स को प्रभावित करता है। ठीक है,
तो ये सेशन का आज का आपके क्वेश्चंस हो गए हैं, जो कि सेशन जो हमने स्टार्ट किया है, क्या कहते हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेट के लिए, ये इसका आज दूसरा पार्ट है। नेक्स्ट भी और पार्ट आएंगे जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि पेट किस तरीके के क्वेश्चन आयोग पेट में पूछता है। ठीक है, आप इसी तरह हमारे साथ लगे रहिए, अपनी तैयारी को धार देते रहिए। हम आपके साथ जब तक एग्ज़ाम है हो नहीं जाता तब तक आपके साथ इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। अगर हमारा कंटेंट, हमारी कोशिशें, हमारे प्रयास आपको अच्छे लगते हैं तो हमारी टीम को और हमारे चैनल को अप्रिशिएट कीजिए, ताकि हम और आपसे सहानुभूति पा करके, आपसे मोटिवेट हो करके, आपसे अच्छा अप्रिसिएशन पा करके और अपनी टीम को मजबूत बनाएं और अच्छे कंटेंट आपके लिए ला सकें, ताकि आपको और हेल्प हो सके। ठीक है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।